दोस्तों, एनिमी फिल्म के पिछले पार्ट में हमने बात की थी इस फिल्म की कहानी के बारे में। आज हम बात करेंगे इस फिल्म के कुछ अहम पहलुओं के बारे में, जिससे आपके लिए ये फिल्म समझना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, फिल्म में कुछ चीजें रियल में हो रही हैं और कुछ एडम या एंथनी के सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आप पोस्टर पर नजर डालें तो आपको इस कैरेक्टर के माइंड के ऊपर कुछ इमेजिनरी सिटी दिखाई देती है, जिसके बीच एक पतली सी धुंधली सी लाइन है जो रियल और सबकॉन्शियसनेस को अलग करती है। फिल्म का मकसद ज्यादातर इसी बात से उभर कर आता है। ये फिल्म जेक जिलेनहॉल के कैरेक्टर के स्ट्रगल के बारे में है, जो अपने रिश्ते और बाकी चीजों को एक साथ रखने की कोशिश करता रहता है। फिल्म का सबसे अहम सवाल क्या है? असली कौन है, एडम या एंथनी? तो जवाब है या तो दोनों या कोई भी नहीं। दोनों के कुछ पार्ट्स मिलके एक रियल कैरेक्टर बनता है। बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं एंथनी की चाहत और एडम का पछतावा। एडम स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है और हमेशा तैयार होकर रहता है। वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं रह पाता है, जो अभी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है। एंथनी पहले भी अपनी वाइफ को धोखा दे चुका है और इसलिए उसकी वाइफ उस पर शक करती है। वो एक एक्टर बनना चाहता है, पर 3 छोटे रोल्स के अलावा उसे कुछ खास सक्सेस नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ एडम मैसी और बोरिंग है, फिर भी उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो लॉयल है। उसके पास एक रिस्पेक्टफुल करियर है और वो है एक हिस्ट्री प्रोफेसर का। इस कैरेक्टर की कहानी क्या है? चलिए आसानी के लिए मान लेते हैं कि एंथनी ही रियल लाइफ कैरेक्टर है। एडम वो पर्सनैलिटी है जिसको उसके सबकॉन्शियस माइंड ने बनाया है। एंथनी एक मूवी स्टार बनना चाहता है। वो महंगे कपड़े पहनता है, अच्छे अपार्टमेंट में रहता है, उसके पास फैंसी बाइक है, पर उसने सिर्फ 3 फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए हैं। उसकी शादी हेलन से हुई है। औरतें उसकी कमजोरी हैं। वो हेलन से अपने रिश्ते को अच्छी तरह नहीं निभा पाता। वो उसे धोखा देता है। हेलन को ये बात पता चल जाती है और उनके रिश्ते में खटास पड़ जाती है। एंथनी उसे धोखा देना बंद कर देता है और उनमें सुलह हो जाती है। वक्त बीतता है। हेलन से वफादार रहना एंथनी के लिए मुश्किल हो जाता है। वो फिर उसे धोखा देना शुरू कर देता है। इस दौरान हेलन प्रेग्नेंट हो जाती है और अब इस बात को 6 महीने हो चुके हैं। एंथनी एक्टिंग छोड़ देता है और एक हिस्ट्री टीचर की नौकरी करने लगता है। शुरुआती सीन में एंथनी सेक्स क्लब में है। उसकी उंगली में अंगूठी है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि वो मैरिड है, पर यहाँ आना उसके धोखा देने वाली बात को क्लैरिफाई करता है। टेरेंटुला का कुचला जाना असल में उसकी शादी की कस्मों और जिम्मेदारियों को कुचला जाना है, जो उसे बांध के रखती हैं, जैसे उसकी बीवी और उसका होने वाला बच्चा। उस क्लब में उसका जाना सिर्फ अपनी बीवी को धोखा देना दर्शाता है और असल में एंथनी का एक और अफेयर चल रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? एंथनी जल्दी से मना नहीं करता, वो थोड़ा हकलाता है। इसके बाद उसकी बीवी पूछती है, क्या तुम मुझसे दोबारा मिल रहे हो? इससे साबित होता है कि वो पहले भी किसी के साथ अफेयर कर चुका है। हालांकि ये अफेयर मैरी के साथ नहीं है। जिस मैरी को हम पूरी फिल्म में देखते हैं वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। मैरी सिर्फ उसकी इच्छाओं और उसकी दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप को दर्शाती है। यही रीजन है कि हमें कभी ये नहीं दिखाया जाता कि असल में मैरी है कौन। हिस्ट्री टीचर वो असल नौकरी है जो एंथनी करता है। एंथनी को ये कुछ ज्यादा ही मंडेन लगता है और उसने अपनी इस लाइफ को एक अलग पर्सनैलिटी से जोड़ लिया है, जिसका नाम एडम है। एंथनी खुद को एक दिलचस्प आदमी समझता है और उसे अपनी जो चीजें पसंद नहीं आती उन्हें वो बोरिंग समझता है और उन्हें अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में डाल देता है। ये तो हुई एडम की बात। अब इस फिल्म में एक और कैरेक्टर है, जिससे ये थ्योरी बिल्कुल साबित हो सकती है कि ये दोनों एक ही कैरेक्टर हैं, ना कि 2 अलग अलग, और वो है एडम की मॉम। ये कैरेक्टर एक अच्छा आइडिया देता है कि असल में मूवी में हो क्या रहा है। फिल्म शुरू होती है उसकी माँ के वॉइस मैसेज से, जिसके बारे में मैंने आपको कहानी में भी बताया था, जो कुछ इस तरह है। हेलो सन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। थैंक्स कि तुमने मुझे अपना अपार्टमेंट दिखाया। मुझे तुम्हारी चिंता है, मतलब तुम इस तरह से कैसे रह सकते हो। खैर, तुम मुझे दोबारा कॉल करोगे? बाद में एडम अपनी माँ से मिलता है और वो उससे कहती है, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हारी एक ही माँ हूँ। तुम्हारे पास एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, तुम्हारे पास एक अच्छा अपार्टमेंट है, और क्योंकि हम फ्रैंकली बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें एक 3rd रेट मूवी एक्टर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। तो उसकी माँ फिल्म में 2 अलग अलग बातें क्यों कह रही है? पहली जो बात थी वो शायद महीनों पहले की रही होगी,
शायद तब की जब एंथनी अनसक्सेसफुल था और एक बेकार खराब से अपार्टमेंट में रहता था। दूसरी स्टेटमेंट बहुत बात की है जब वो टीचर बन गया। इस पॉइंट पे उसने काफी वक्त से एक्टिंग नहीं की है और उसकी माँ अब उसे एक्टिंग करने से मना भी कर रही है। उसकी माँ उसे कहती है, एक औरत के साथ रहने में तुम्हें बहुत तकलीफ है ना? उसका मतलब उन परेशानियों से है जो उसकी मैरिज लाइफ में चल रही हैं, और ये सब यही चीजें दर्शाती हैं कि ये दोनों एक ही कैरेक्टर हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस फिल्म में दिखाई गई सबसे दिलचस्प सिंबोलिज्म से, जो है स्पाइडर्स। स्पाइडर्स इस फिल्म में एक अहम सिग्निफिकेंस रखती हैं, क्योंकि इसकी आइकॉनिक एंडिंग को आखिर कोई कैसे भूल सकता है, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंडिंग इकलौता वक्त ऐसा नहीं है जब एक स्पाइडर को फिल्म में दिखाया गया है। एक बहुत बड़ी स्पाइडर थी जिसे शहर में घूमते हुए दिखाया गया था। एक टेरेंटुला मकड़ी को शुरुआती सीन में दिखाया गया है जिसे क्लब में पैरों से कुचल दिया जाता है। एक औरत थी जिसका सर स्पाइडर का था। एक तारों का जाल भी था जो स्पाइडर वेब जैसा लगता है, और विंडशील्ड भी स्पाइडर वेब के आकार में ही टूटी हुई थी। तो स्पाइडर्स के साथ एनिमी का क्या कनेक्शन है? पहले बात करते हैं उस सीन की जहां हम देखते हैं कि एक लेडी है जिसका सर मकड़ी का है। ये एक ड्रीम सीक्वेंस है जो एंथनी की लाइफ में अलग अलग औरतों के रोल को दर्शाता है, जो खुद को उनके जाल में फंसा हुआ पाता है, जिसके बाद एंथनी और एडम दोनों उस ड्रीम से उठ जाते हैं। हमें ये इस चीज से पता चलता है क्योंकि एडम अकेला उठता है और एंथनी हेलन के साथ होता है। इस सीन को कोई भी आसानी से नजरअंदाज कर सकता है। इससे पता चलता है कि दोनों किसी न किसी वजह से एक दूसरे की लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। ये एडम या एंथनी की फीलिंग के हिसाब से कनेक्ट करती है। वो खुद को जिम्मेदारियों के जाल में फंसा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि ये उसे निगल जाएंगी। ये जिम्मेदारियां उसे उन औरतों ने दी हैं जो उसकी जिंदगी में हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ी स्पाइडर हमें शहर में घूमती हुई तब नजर आती है जब एडम अपनी माँ से मिलकर आता है। तो ये कहा जा सकता है कि हर स्पाइडर उसकी जिंदगी में मौजूद औरतों को दर्शाती हैं। चलिए अब इसकी कहानी को इसके सबकॉन्शियस वाले पहलू के साथ समझते हैं। सबसे पहले ध्यान देने की बात है एडम का लेक्चर। एडम क्लास में ये कहता है ये सब कंट्रोल की बात है। प्राचीन रोम में वो लोगों को एंटरटेनमेंट में बिजी रखते थे। इंफॉर्मेशन पर रोक लगाकर इसे कंट्रोल किया जाता था। ये इस बात का संकेत है कि उसने खुद के लिए भी इंफॉर्मेशन पर रोक लगा रखी है। वो खुद को ये पता नहीं चलने देना चाहता कि उसकी लाइफ और काम तेज तर्रार नहीं है। हिस्ट्री टीचर और मैरी उन बहुत सारे माइंडलेस अफेयर्स में से एक है जो उसके साथ हो रहे हैं। एडम मूवी देखता है और मैरी के साथ सोने जाता है। उसके रवैये में बदलाव होने लगता है। वो बेड में अग्रेसिव हो जाता है। उसका सबकॉन्शियस मेन पर्सनैलिटी एंथनी से कनेक्ट होने लगता है। मैरी के साथ ये सीन सबकॉन्शियस में हो रहा है, वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके बारे में आगे बात करेंगे। वो एंथनी और उसकी वाइफ की फटी हुई फोटो का एक हिस्सा देखता है। याद रहे कि ये सब सबकॉन्शियस में हो रहा है। इस पर्सनालिटी को उसकी वाइफ के बारे में पता नहीं है। हेलन इसमें से रिमूव हो गई है। ये वही इंफॉर्मेशन पर रोक लगाने वाली चीज है। जब एडम टैलेंट एजेंसी में जाता है, सिक्योरिटी वाला उसे एंथनी कह के ग्रीट करता है और वो करीबन 6 महीने से वहां नहीं आया है। 6 महीने से ही हेलन प्रेग्नेंट है। इसका मतलब है हेलन के प्रेग्नेंट होते ही एंथनी ने एक्टिंग छोड़ दी थी। उसने दूसरी जॉब स्टार्ट की जिसमें स्टेबल इनकम थी। बाद में एडम एंथनी को कॉल करता है। ये पार्ट सबकॉन्शियस में होता है। अगले दिन एंथनी एडम को कॉल करके कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। ये सबकॉन्शियस में हो रहा है। हेलन एडम को देखने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। ये हेलन के लिए कॉन्फर्मेशन होती है कि उसके हस्बैंड की 2 पर्सनैलिटीज हैं। ये सीन ये कंफर्म करता है कि रियल लाइफ में भी एडम वाली पर्सनैलिटी एक टीचर की तरह एग्जिस्ट करती है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि हेलन को अब तक एंथनी के प्रोफेशन के बारे में नहीं पता था। एंथनी अपने सबकॉन्शियस में एडम बनता है और मैरी के साथ चला जाता है। एडम रियल लाइफ में हेलन के पास घर जाता है। वो घर के अंदर एंथनी के कपड़े पहन लेता है। हेलन के साथ अपनी पूरी फोटो पर ध्यान देता है। एडम की पर्सनैलिटी धीरे धीरे रियल लाइफ में आ रही है। एंथनी अपने सबकॉन्शियस की गहराई में और ज्यादा डूब जाता है और अभी मैरी के साथ एक होटल रूम में है। एडम हेलन के साथ अच्छा बर्ताव करता है। उसको शायद पहले के दिन याद आते हैं जब वो एंथनी से मिली थी, उसके चीटिंग करने से पहले। वो समझ जाती है अभी वो उस हिस्ट्री टीचर के साथ है उसकी हरकतों की वजह से। वो उससे बेड पर आने के लिए कहती है और वो चला जाता है। वो उसकी तरफ देर तक देखती रहती है और पूछती है कि आज का दिन स्कूल में अच्छा रहा। इससे पता चलता है कि हेलन जानती है वो किस पर्सनैलिटी के साथ है। सबकॉन्शियसनेस में मैरी को पता चल जाता है कि वो एडम के साथ नहीं है। वो उसकी उंगली पे अंगूठी का निशान देख लेती है।
वो गुस्से में आ जाती है। एडम को एंथनी के साथ सभी बातें याद आ जाती हैं और वो रोने लगता है। वो हेलन से माफी मांगता है। सबकॉन्शियसनेस में एंथनी और मैरी कार में लड़ना शुरू कर देते हैं। मैरी झुंझलाई हुई है कि एडम उसके साथ नहीं है। मैरी एंथनी को गुस्सा दिला देती है और जैसे ही वो मैरी को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये मान लिया जाता है कि वो दोनों मर चुके हैं। एडम अब उस लालच से मुक्त हो चुका है, या यूं कहें कि उस पार्ट से मुक्त हो चुका है जिसे ये सब पसंद था। जैसे जैसे हम कार का क्लोजअप देखते हैं तो पता चलता है विंडशील्ड मकड़ी के जाल के पैटर्न में टूटी हुई है। इससे ये पता चलता है कि इस एक्सीडेंट का नतीजा एक और जाल है। मैरी को असली ना कहने का रीजन ये एक्सीडेंट है। एंथनी और मैरी का एक्सीडेंट हो जाता है और एडम घर पे सेफ है। ये बताता है कि एक्सीडेंट सिर्फ उसके दिमाग में हुआ था। मैरी सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी। न्यूज पे एक एक्सीडेंट की बात की जा रही है, पर पूरी बात सुनने से पहले ही रेडियो बंद कर दिया जाता है। ये कहा जा सकता है कि शायद वो कोई दूसरा रियल लाइफ एक्सीडेंट रहा हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे बेहतरीन चीज की, जो है इसकी एंडिंग। एडम को वो लिफाफा मिलता है जो उसने एंथनी को दिया था। वो उसे खोलता है और उसमें एक चाबी मिलती है। ये की टेम्पटेशन या लालच की है। ये उस क्लब की चाबी है। जैसे ही हमें लगता है अच्छा इंसान एडम रियल लाइफ में आ गया है, तभी ये सब होता है। वो चाबी फिर से उस पे इफेक्ट डालती है और वो हेलन से पूछता है कि क्या तुमने आज रात का कुछ सोचा है? मुझे लगता है कि शायद मुझे बाहर जाना होगा। वो फौरन अपनी धोखा देने वाली फितरत पर वापस आ जाता है। अगर हम उसका वो लेक्चर याद करें जिसमें उसने कहा था, और ये याद रखने वाली जरूरी बात है कि ये एक पैटर्न है जो हिस्ट्री में खुद को रिपीट करता रहता है। वो शायद ये बार बार कर चुका है। इस चीज से खुद को छुड़ाने के लिए एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करता रहता है। एडम हेलन को उसके रूम में बुलाने जाता है और हम क्या देखते हैं? हेलन के बजाय एक बहुत बड़ी स्पाइडर। ये कैसी एंडिंग थी? दरअसल ये स्पाइडर हेलन को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान दीजिए कि स्पाइडर बहुत डरी हुई है और एडम बहुत शांत नजर आता है। वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। हेलन एंथनी या एडम पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी डालने वाली है, इसलिए उसे इतनी बड़ी स्पाइडर के रूप में दिखाया गया है। वो डर रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एडम या एंथनी को पता है कि कैसे वो हेलन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो वापस क्लब जा रहा है और टेरेंटोरा को कुचलता हुआ देखकर एंजॉय करने वाला है। मकड़ी का कुचलना असल में उसके प्रोमिसेस का कुचलना है जो उसे फंसा हुआ महसूस करवाते हैं। वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वापस पुरानी चीजों पे आ जाता है, जैसा कि वो अपने लेक्चर्स में कहता है। और फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं, जब ये पहली बार हुआ तो ये एक ट्रेजेडी थी, और ये जब दोबारा हुआ तो वो सिर्फ एक ढोंग था। एडम या एंथनी मान लेता है कि ये सब रिपीट हो रहा है और ये कोई दुख वाली बात नहीं है। वो खुद ही, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही अपना एनिमी है। तो दोस्तों, ये था एनिमी फिल्म का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी उम्मीद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।